नमस्ते। नेक्स्ट हम लोग टर्म लोन अप्रूवल देख रहे थे। टर्म लोन अप्रूवल में हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इससे पीछे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा था, ठीक है। यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एनपीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आता है ये एग्जाम में आपके। नेट प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हमें देखना है। जैसे एक एग्जांपल दिया, देखिए, व्हेन वी डील द नंबर। फिर मैं फ्रेंड्स एक बार फिर से कहूंगा कि अभी हम लोग लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे, ताकि जो है ये का एग्जाम में हमें कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू किसे बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड कैसे होता है एनपीवी निकालने का। जैसे एक दिया हुआ है, व्हेन वी डील विद द नंबर ऑफ कैश फ्लोज देयर कुड बी पे आउट्स एंड पिन, निकलता है या एंट्री होती है, ठीक है। तो पेइंस जो है हमारा पॉजिटिव होगा, पे आउट्स में हमेशा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू विद द रिस्पेक्टिव साइन आर कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए, टोटल ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू विद द रिस्पेक्टिव साइंस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। टुडे जो हुआ किसी फॉर्म से पे आउट कितना हुआ, ये -10,000 हो गया, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर एड पे इन हो गया 6,500। आफ्टर 2 ईयर्स पे इन हो गया +9,000, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स हो गया पे आउट, देखिए पे आउट हो गया 1,000, ठीक है। तो अब हमारा कहने का मतलब है कि हमारा हमारा जो है डिस्काउंटिंग रेट इसका क्या होगा। मान लीजिए कि अगर इसका डिस्काउंटिंग रेट थोड़ी देर के लिए 10% मान लेते हैं, सॉरी एनपीवी 10% मान लेते हैं, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग फैक्ट, डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। एंड कंपाउंडिंग ऑन एनुअल बेसिस, मान लिया कि हमने ये एनुअल बेसिस पर कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो है चारों कैश फ्लो का क्या होगा, अभी के डेट में इसका कैश फ्लो क्या क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। तो पहला सार हो गया पीवी1, ठीक है, वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पहले साल का पीवी1 का क्या होगा, 10% के हिसाब से पीवी1 जो होगा ये होगा -10,000। पहले साल का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एज इट इज पे आउट, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। दूसरे साल का क्या होगा, पीवी2, देखिए इसमें ऐड हो रहा है +6,500, ठीक है, इंटू 10% हमने बोला था। तो 10% को अगर हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 10% 1 + 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐसे करते हैं तो 1.1 हो जाएगा, या इसको 110 करते हैं, 110/100, 1 इंटू 10%, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, डिस्काउंट रेट, 1 प्लस डिस्काउंट रेट, 1 प्लस डिस्काउंट रेट जिसे आर बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो 1 आपका है, डिस्काउंट रेट 10 है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आएगा 1 कट गया, 1.1 आएगा, ठीक है। तो जुटा 6,500 डिवाइडेड बाई, देखिए कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, कैश फ्लो जैसे मान लिया हमने दिया था ना सीवी पी, तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + आर, ठीक है। तो अभी हमको पीवी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, C1/1 + आर, ठीक है। कैश फ्लो हमारा कितना था, पहले साल का तो यही था 10,000, तो ये यही रहेगा। सेकेंड ईयर का 6,500 है, 6,500 डिवाइड बाई 1 + आर 10/100, ठीक है। तो ये 1.1 होगा, 6500 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आएगा आपका आंसर कितना आएगा, अगर इसको हम करेंगे डिवाइड तो ये आएगा 5909, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ईयर के लिए जो है, देखिए पीवी3 के लिए क्या है, +9,000 का पे इन था, प्लस था, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 1.21, ठीक। तो ये कितना आएगा 7438, ठीक, 7438। थर्ड ईयर के लिए कितना आएगा ये? थर्ड ईयर के लिए क्या था, पे आउट था 1000 का डिवाइड बाई 1.1, वन मीन्स 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस आर बाई 100 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से आप 100 प्लस 10 बराबर 110 होता है, या इसको 1 प्लस 10 लिख सकते हैं, बाई 100 लिख सकते हैं, तो 1.1 इजी आप समझिए इसको, ठीक है। क्यू हो जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 का क्यू होता है तो 1.33 ये होता था। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 752, ठीक है। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, एनपीवी, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तीनों का जोड़, ठीक है। एनपीवी इक्वल टू PV1 प्लस PV2 प्लस PV3 प्लस PV4, ठीक है। अब ये पहले साल का PV1 कितना था, -10,000, ठीक है, प्लस 5909 सेकंड ईयर का था, प्लस तीसरे साल का कितना निकला था 7438, चौथे साल में पे आउट हुआ था 752, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आएगा 13 8 9 17, ठीक है। तो आ जाएगा 13,347 माइनस 10,752। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 2595, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वर्थ इज डिफाइंड एज ए algebraic total of the present value of time series. Net present value or net present worth is defined as the algebraic total of present value of a time series of a cash flow, ठीक है। अब कहता है under net present value method cash flow of all the years during the expected life of the project are discounted at the predetermined cut-off rate and the net present value of 10, ठीक है। हम जैसे अभी कट ऑफ रेट पर उसको डिस्काउंट किया, उसके बाद हम लोग उसको जोड़ दिए। द कट ऑफ रेट शुड बी आइदर इक्वल टू और मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड। कट ऑफ रेट जो था वो क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या कॉस्ट ऑफ फंड के से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग एक्सेल वर्कशीट गिवन, जैसे एक एक्सेल वर्कशीट दिया हो, देखिए कंसीडर मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है कोई, इसका लाइफ पीरियड 8 इयर्स है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 का है, डिस्काउंट रेट 15% है, रेट इक्वल टू 15%, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो इज शोन इन द एक्सेल शीट दिया हुआ है। और फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला टू बी यूज्ड टू एनपीवी, ईयर 0 शोन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 पे आउट, ईयर 1 to 8 शोज कैश इनफ्लोज, ये पहले साल में आउटफ्लो है, बाकी ईयर्स में इनफ्लो होगा, ठीक है। चूज ए सेल, एग्जांपल सेल B11, चूज एन टाइप, ये दिया हुआ है एक्सेल में कैसे करना, साइन बाय एनपीवी, विद इन द ब्रैकेट फर्स्ट टाइप द रेट ऑफ डिस्काउंट इन द केस इट इज 15%, followed by the comma, then choose the range of cell and then press the enter point, you will get the present value of cash flow, ठीक है। ये एक्सेल के लिए आपको बताया, ये एक्सेल देखिए, बाकी सिंपली निकालने के लिए यहाँ हमें निकाला है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 ईयर्स तक का था, तो यहाँ हमने निकाला है या बुक में निकाल के आपको दिया है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव नेट वैल्यू ऑफ द कट ऑफ रेट इंडिकेट दैट द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट गिव्स प्रॉफिट greater than the marginal investment rate or cost of capital and hence proposal can be accepted, ठीक है। कहता है कि पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है एट द कट ऑफ रेट इंडिकेट दैट द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट गिव प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रहा है ग्रेटर देन द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0 it indicates that the total earning from the project are equal to the marginal investment rate। अगर नेट प्रेजेंट एनपीवी तो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या शो करता है, कट ऑफ रेट इंडिकेट्स दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट गिव्स प्रॉफिट ग्रेटर देन द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस द प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब मान लीजिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट टोटल अर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर इक्वल टू द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट, इन्वेस्टमेंट रेट के बराबर है। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव
तो मतलब कि प्रोजेक्ट क्या है, इज लेस देन मार्जिनल प्रॉफिट, जो है टोटल अर्निंग क्या है ऑफ द प्रोजेक्ट आर लेस देन द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल है, एन एग्जांपल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू प्रोजेक्ट एट द 15% डिस्काउंट। मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, इसमें दिया है कि 15% डिस्काउंट रेट पर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना है। जैसे मान लीजिए कि एक इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द लाइफ ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, 5 साल का ही है। इन्वेस्टमेंट इन बोथ प्रोजेक्ट 1000 ईच है, मतलब माइनस है, पे आउट हुआ है। इंटायर इन्वेस्टमेंट इज डन इन 1 ईयर कंस्ट्रक्शन पीरियड। द फर्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड एज जीरो, जीरो रहेगा, नो डिस्काउंटिंग इज नेसेसरी इन जीरो ईयर, देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन 1000 फॉर ईच बोथ। दोनों मान लीजिए कि ए है बी है, तो पहले साल के लिए पे आउट भी सेम रहेगा एंड बी भी, ठीक है। द कैश फ्लो हैज बीन डिस्काउंटेड 50% प्रीज्यूम्ड एट द कॉस्ट ऑफ फंड और कट ऑफ रेट इज 15%। द प्रेजेंट वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सेल प्रोग्राम। आप एक्सेल प्रोग्राम में करिएगा, 5 साल का है, वैसे निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 15%, 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100, मतलब 115 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 23/20, ठीक है। तो एक्सेल सीट में 15% डिस्काउंट रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करना है एक्सेल प्रो। ऑल्दो टोटल कैश फ्लो इन 5 ईयर इज सेम 1700 फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। कैश फ्लो हर साल पे इन जो होगा 1700 का ही होगा, ठीक है। A has net higher present value because cash inflow in initial is more project A compared to the project B. As discounting is just the opposite of compounding, the discounting factor to find the value from the future value gets reduced with increase in the years. The timing of cash flow make all the difference in favor of project A. ठीक है, देखिए if investment in both the project is same, the project with the higher net present value is preferred. जिसका NPV ज्यादा होगा उसकी अर्निंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, वो बेनिफिट होगा या प्रीफर होगा। बट टू प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आउटले शुड नॉट बी कंपेयर्ड बाय द एनपीवी बिकॉज इट इंडिकेट द एक्सेस अमाउंट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है। अब किसी का मान लीजिए दोनों ने अगर 100 रुपये लगाए तब तो ठीक है दो प्रोजेक्ट में, लेकिन किसी ने अगर 100 लगाए और किसी ने 500 लगाए, तो आप इसका एनपीवी नहीं कैलकुलेट कर सकते, या उसमें आपको दिक्कत होगा एब्सोल्यूट टर्म में। जैसे यहाँ पे दिया ना, अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दिया इन्वेस्टमेंट 5000 और इसका 10000 है आउटले, कैश फ्लो 6000, 11000, नेट एनपीवी 1000 और 1000, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत होती है। तो if we see the absolute figure of net present value, both the project are giving same return, but the fact project X is better because project X an investment of 5000 provided NPV 1000। देखिए कम पैसा लगाया सेम रिटर्न पाया, ठीक है, तो बेटर ये है 1000, where the Y investment is twice the amount provided net present value only 1000। दुगना लगाया बट पाया कितना 1000। इन सच ए सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शुड बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला टू कंपेयर द टू प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो या कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला वाले का क्या था 6000 आउटले था, इनफ्लो कितना था 5000, तो ये आ गया 1.20, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो डिवाइडेड बाय इनफ्लो। दूसरे वाले का 11000 डिवाइडेड बाय 10000, तो ये कितना हो जाएगा 1.10। तो कहता है एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्स इज मोर देन प्रोजेक्ट वाई, इसका इससे ज्यादा है, इट कैन बी कंक्लूड दैट द प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर देन वाई, प्रोजेक्ट एक्स क्या है बेटर देन वाई है। हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटर इज द प्रोजेक्ट, जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बढ़िया होगा उतना ही उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं
नेक्स्ट जो है हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखिए ये क्या होता है, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए डिस्काउंट रेट एट विच द टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर ड्रॉल्स, जो हम फ्यूचर में निकालेंगे, including a discount scrap value at the end of project from the unit is equal to the initial investment into the unit, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इज द डिस्काउंट रेट जिस पर एट विच टोटल डिस्काउंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ड्रॉल, जो भी फ्यूचर हम ड्रॉल करेंगे, फ्रॉम द यूनिट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। इट इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑफ NPV of the project equal to 0. It is a discount rate that makes the NPV of the project is equal to 0. ठीक है। An investment to be accepted if its IRR is higher than the cost of capital and should be rejected. If lower IRR can be interpreted as a measure of profitability of its expected cash flow. फ्रेंड्स बीच में माइक ही ऑफ हो गया, ध्यान में नहीं आया, ठीक है, सॉरी। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो देखते हैं, इसके बाद ये हमने शायद बता दिया था आपको, हाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया आपको। एक मिनट मुझे वीडियो खोलने दीजिए जरा। as a measure of profitability of its expected cash flow. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये बता तो दिया था, बट गलती से हमने जो है माइक ऑफ कर दिया था, इसके कारण सारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, एनपीवी अगर जीरो है, इफ डिस्काउंट रेट एंड द मार्केट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एक्सेप्टेड इफ द हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। इफ लोअर कैन बी इंटरप्रेटेड मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, हायर टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू मनी रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये एक्सेल में इसको फ्रेंड्स देखिएगा मीनिंग। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो क्या है, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो देखिए सबसे सिंपल है। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो हमने क्या इन्फ्यूज किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, बदले में हमें क्या वापस मिल रहा है, बस इतना ही फॉर्म फंडा है इसका। ये मॉनेटरी टर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसे ही हम बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। ऑल बेनिफिट एंड कॉस्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। अब बीसीआर कैन बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर प्रॉफिट कॉन्टेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट कॉन्टेस्ट के रूप में है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी गेन्स रियलाइज्ड बाय परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट वर्सेज अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू एक्सिक्यूट द प्रोजेक्ट। हायर द बीसीआर बेटर द बेनिफिट, जितना बीसीआर ज्यादा होगा उतना ही बेनिफिट होगा रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। देखिए बीसीआर निकालने का क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिवाइडेड बाय ये आई, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो निकालने का है। और यहीं पर नेट बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जब आप निकालेंगे तो बीसीआर में से -1 कर दीजिए, तो ये आपका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 12% पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख का आउटले है माइनस में, ठीक है, आउटले है 1 लाख का और ये इन है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे बीसीआर, बीसीआर निकालने का क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इसका कितना है 25,000 डिवाइडेड बाई 12% का इंटरेस्ट है 112/100, तो इसको 1.12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले साल के लिए 1.12 का पावर 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। इसको अगर करेंगे तो 1.145। तो एनवीसीआर, ये तो आपको वीसीआर आ गया। एनवीसीआर कितना होगा 1.145 माइनस 1 इक्वल टू 1.45। ठीक है, the two benefit cost ratio measures because the difference between them is simply unity. Give the same signal, the determines decision rules associated with the ratio are as under। ठीक है, अगर BCR 1 है, देखिए ग्रेटर देन 1 है और NVCR ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्टेड है। BCR बराबर 1 है, NVCR बराबर 0 है तो इनडिफरेंट है, BCR माइनस 1 लेस देन 1 है, लेस देन 0 है तो रिजेक्टेड है। ठीक है, अब डाटा जो है आपको क्या चाहिए, नीडेड फॉर एनपीवी आईआरआर। देखिए यहीं पे मैं सिंपली बताता हूँ, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी और आईआरआर। क्या है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितने साल का है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी इसमें। कैश आउटफ्लो जो आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो हर साल जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जैसे हर मान लीजिए 5,000 आ रहा है, तो ये रेसिडुअल और टर्मिनल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 5 साल के लिए आपने लगाया, 5 साल के बाद और ये प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा, मान लिया एडिशनल 5 ईयर्स चल गया। नेट कैश रिसीप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर, ये चाहिए आपको। प्री डिटरमिन्ड कट ऑफ रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जैसे 12% उसमें दिया था। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अब इसी को आपको डिटेल्स में डाल दिया। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट मतलब मैंने आपको बता दिया 5 साल है, 10 साल है, इसमें क्या है, the life of project means the estimated period in terms of number of years during which it will be economically productive है। ठीक है, जितना दिन दे सकता, मान लीजिए 5 साल हम एज्यूम किए थे बट हमारा 10 साल दे सकता है। इट शुड बी शॉर्टेस्ट, छोटा हो सकता है, फिजिकल लाइफ, टेक्नोलॉजिकल लाइफ, प्रोडक्ट मार्केट लाइफ, ये तीनों के हिसाब से छोटा हो सकता है। बिकॉज द प्रोडक्ट विल बिकम अनप्रोडक्टिव ड्यू टू एनी अबव रीजंस। ये तीनों रीजन हो सकते हैं, या तो आपका फिजिकल प्लांट एंड मशीनरी गड़बड़ हो सकता है, टेक्निकल पीछे हो सकते हैं, या प्रोडक्ट जो था आपके मार्केट के हिसाब से अब उतना ये नहीं रहा। द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यूज द बुक्स ऑफ अकाउंट। जनरली लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इज टेकन एज 12 ईयर, 12 साल का ही माना जाता है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हाउएवर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस इज फास्टर, प्रोजेक्ट लाइफ मे बी लेस देन 12 ईयर्स। यहाँ पे तुरंत 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 जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये लेस देन 12 ईयर हो सकता है, मोस्टली 12 ईयर्स माना जाता है। डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड इमर्जिंग मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। इन द केस ऑफ होटल इंडस्ट्री वेयर द मेजर एसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, ए लॉन्गर प्रोजेक्ट लाइफ में भी। अब होटल इंडस्ट्री में क्या है, आपका बिल्डिंग ही तो है, कुछ फर्नीचर्स है। ठीक है, तो 10 साल एवरेज मान लीजिए, बिल्डिंग तो बहुत लंबा चलेगा। For shipping industry, life of project can be taken as residual life of the ship by the income tax authority. Income tax authority ने क्या डिसाइड किया? A few agriculture project like growing coconuts, construction of irrigation dams may have life of 40 to 50 years। हमारे बगल में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 1965 में 1965 में कैनल बना था। आज भी वो कैनल एकदम वर्किंग में है। ठीक है, तो उसका लाइफ 40 से 50 साल हो सकता है। ठीक है, but present value of the future amount goes on decreasing with the increase in the number of years. If we take 50 years as a project life, मान लीजिए 50 साल हमने लिया, present value of the income received as a 50 years will be almost negligible. Therefore, while calculating IRR, life of project is generally not taken beyond the 25 years हम लोग maximum लेते हैं। ठीक है, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो वही है कि हम जो रिसोर्स जो लगाते हैं प्रोजेक्ट को एक्वायर करने में या बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन करने में, तो उसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स आप सभी जानते हैं, फिक्स एसेट्स मीन होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस मार्जिन।
फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो आपने फिक्स एसेट्स मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए 1000 प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, इसमें से वर्किंग कैपिटल आपका जो लगता हो, मान लीजिए 250 करोड़ लगा, और इंटरेस्ट आपने 100 करोड़ दिए, ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 350, और ये आपका हो जाएगा 650। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स। ये जो खर्चा हुआ ये आपका फिक्स एसेट्स में गया। एनी एक्सपेंडिचर विच इज अकर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड maintaining life and productivity of fixed assets should be charged as repair and maintenance. सब repair and maintenance में जाएगा after commissioning. However, expenses incurred on addition to the fixed assets should be shown in the cash outflow of the year which they are incurred. ठीक है? In addition to the cost of fixed assets, requirement of working capital, current assets minus current liability other than bank warranty, that is called working capital gap. ठीक है, आर शोन इन द कैश आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो में शोन होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इनिशियल ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द लेवल ऑफ नॉर्मल ईयर ऑपरेशन व्हेन मैक्सिमम प्रोडक्शन इज अचीव्ड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड और कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज 0 ईयर, ठीक है, जब से शुरू हुआ। हाउएवर इफ द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीड 1 ईयर, 12 महीने के बाद अगर एक्सीड करता है, द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन शुड बी ट्रीटेड एज 0, पहले वाले को 0 मानना है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। द सेकंड एज द फर्स्ट ईयर एंड सो ऑन, दूसरा साल वाला हो जाएगा पहला साल, तीसरा साल हो जाएगा दूसरा साल। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में भी बिकम द सेकंड और थर्ड ईयर डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट शुड बी टेकन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन हो गया आपका, जब चालू हो गया, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जब आपका हो गया, चालू हो गया, उसके बाद से लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टेक्स 3 इयर्स, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट टेकन एज 12 इयर्स, तो कैश फ्लो क्या होगा, द कैश फ्लो में हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 0 ईयर टू 14 इयर्स, ठीक है, to indicate the cash flow position of 3 years project implementation and 12 years project life, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक है, प्लस 12 इयर्स, तो हम लोग को 2 साल एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा 14 इयर्स का, ठीक है। कैश इनफ्लो क्या है, कैश इनफ्लो इंक्लूड्स द प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम द ऑपरेशन। कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा, प्रॉफिट अर्न करने पर आएगा, earned from operation from project during the life of a project, residual terminal value of project in the last year. Profit should be taken before interest, lease rentals, depreciations and tax for each year during the estimated life of project. देखिए प्रॉफिट हम कौन सा लेते हैं कैश इनफ्लो में, किसको छोड़ के, बिफोर इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस लीज रेंटल प्लस टैक्स, ये हर साल का ईच ईयर का आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है, इसको कैश फ्लो बोलते हैं, कैश इनफ्लो। एंड इंटरेस्ट एंड लीज रेंटल रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑन फंड एम्प्लॉयड, प्रॉफिट शुड बी टेकन बिफोर देयर पेमेंट। सिमिलरली प्रॉफिट इज टेकन बिफोर पेमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑल्सो बिकॉज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स विद इन द यूनिट। ये तो बाहर नहीं जाता ना, बस बुक्स में ही रहता है डिप्रिसिएशन, ठीक है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैश फ्लो, इसमें कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व है नहीं। So friends, as the purpose of calculating IRR is to found the income generating capacity of the total fund investment in the project. We should avoid distortion caused by changing the pattern of finance, ठीक है। The amount of interest and direct tax depend on the debt equity position. If the debt equity ratio is high, the amount of interest will also be high and direct tax may be low because interest is the deductible from the expenditure for the purpose of direct tax. Therefore, while calculating IRR for the purpose of comparative study of the various projects regarding their income generating capacity, profit should be taken before the payment of tax. हमको profit जो है
टैक्स के पेमेंट से पहले कर लेना है। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट, लीज रेंटल एंड डिप्रिसिएशन आर एडेड बैक टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाइल टेकिंग कैश फ्लो कैलकुलेटिंग आईआरआर वेरियस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैश इनफ्लोस का। ठीक है, देखिए रेसिड्यूअल और टर्मिनल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। Assets will have same value even in the end of estimated life of project. The residual value of assets should be added to the cash inflow of the last year of the project life. ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ के लास्ट ईयर में हमको ऐड करना है। द वैल्यू ऑफ द लैंड कैन बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ प्राइस सोन इन द कैश आउटफ्लो बिकॉज इट डज नॉट डेप्रिसिएट। लैंड आपको कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता है, हमेशा लैंड जो है डेप्रिसिएट ही होता है। ठीक है, द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स अदर देन द लैंड कैन बी टेकन एट द अमाउंट सोन इन देयर इन्वेस्टमेंट इन द नेट कैश फ्लो। नेट कैश रिसीट्स क्या होगा या कैलकुलेशन ऑफ आईआर, तो ये होगा द डिफरेंस बिटवीन द कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इज कॉल्ड नेट रिसीट्स। बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इट में बी शो नेगेटिव फिगर्स इन द इनिशियल ईयर्स। जब तक आपका जो है क्या बोलते हैं ब्रेक इवन नहीं आएगा तब तक तो ये नेगेटिव ही आएगा ना। However, outflow on the investment is fixed assets and working capital assets. It may start showing positive figure when the level of production and profitability increase. जब दोनों बढ़ेंगे। IRR may be work out from the net cash receipts by using Excel worksheet। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये एक ये टाइप का बताया। मेन आप जानिए कि क्या हो सकता है। प्री डिटरमिन्ड कट ऑफ रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज यूज टू फाइंडिंग आउट एनपीवी इज डिटरमिन्ड आइडियली on the basis of opportunity cost of the fund required for the investment project. प्रीडिटरमिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया 12%। बस इतना ही आप जानिए फ्रेंड्स। आईआरआर को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आईआरआर जनरली इज नॉट यूज्ड फॉर कंपेयरिंग different projects. It indicates that if the cost of a fund involved in implementation of a project is lower than the IRR for the project, it is higher. सिंपल सा है कि जो आपने फंड इन्वॉल्व किया फंड का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, अगर आईआरआर से, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से लोअर है तो ये प्रोजेक्ट वायबल है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन आईआरआर एंड द कॉस्ट ऑफ फंड रिप्रेजेंट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल एंगल एंड नॉट टेक्निकल कमर्शियल इकोनॉमिक एंगल। ठीक है, इसमें क्या था, डिफरेंस बिटवीन द आईआरआर एंड द कॉस्ट ऑफ फंड रिप्रेजेंट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसके, आईआरआर माइनस कॉस्ट ऑफ फंड। चलिए लेट अस सम अप करें। सम अप है, एक बार इसको आप खुद से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्लो करके। जो चीज उसमें बताई गई इसी चीज यहाँ पे है। ठीक है, कीवर्ड्स कुछ याद रखिएगा, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, कमर्शियल, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमने फिर जो है ना लाइन बाय लाइन ही कैरी किया है, आगे बढ़ा है। ठीक है, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर हम आप जरूर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आप या तो पॉजिटिव कमेंट करिए या नेगेटिव करिए, ठीक है, बट करिए जरूर। बताइए आप जरूर कि हमारा जो वीडियो है या जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम आपको लेसन हमारा है, लेसन पढ़ाने का तरीका जो है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब तक आप ये हमको नहीं बताएंगे हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो हम जो ये काम कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए वो सही है या गलत है। ठीक है, सही है या गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और बार बार रिक्वेस्ट यही होता है कि देखिए फ्रेंड्स जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। इस पे कमेंट करने के बाद अगर चैनल अच्छा लगे तो हमें लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप सबका टारगेट होना चाहिए कि मेरा चैनल कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर का हो जाए, ठीक है भाई।
दिसंबर 2024। आपके सहयोग से हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर का हो सकता है। जैसे जैसे होगा फिर हम एडिशनल भी अरेंजमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर से फिर से एक रिक्वेस्ट, जो चीज़ कहा अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा फिर से एक बार कमेंट करिए, हमारे इस पे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। टर्म लोन प्रोजेक्ट अप्रेजल्स खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है ये एक छोटा सा चेकलिस्ट फॉर इकोनॉमिक प्रपोजल, ये नेक्स्ट कल देखेंगे। ठीक है, 272 नंबर पेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।